चलिए अब एक नए फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एक ऐसा बल जो किस पथ पर ले जा रहे हैं, किस प्रकार ले जा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करेगा उसका कार्य, वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब संरक्षी बल। संरक्षी बल ठीक है, क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, यदि आप ए बिंदु से बी बिंदु जा रहे हैं, ठीक है, लेके जा रहे हैं किसी वस्तु को और उसमें बल लगा रहे हैं, तो यदि आप इस रास्ते से गए, है ना, इस रास्ते से गए जिस रास्ते का नाम है 1, या आप इस रास्ते से गए, इस रास्ते का नाम है 2, तो अगर कार्य उस बल द्वारा कार्य यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 2, यदि ऐसा कुछ हो तब आप क्या कह सकते हैं कि वो एक संरक्षी बल है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है फिर से समझते हैं कि संरक्षी बल का कार्य यदि उसके पथ पर निर्भर नहीं करता तो उसको संरक्षी बल बोलेंगे। मतलब ऐसे फोर्सेस जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से आप लेके जा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही निर्भर करता है, तो ऐसे बल को बोलते हैं संरक्षी बल। ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? एनी फोर्स whose work done does not depend on the path is called conservative force. संरक्षी बल वो बल है जिस बल का कार्य उसके पथ पे निर्भर नहीं करता कि आप किस रास्ते से लेके जा रहे हैं, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम पथ पर ही, बिंदु पर ही निर्भर करेगा। ऐसे फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर मैं इसको दूसरे ढंग से समझना चाहूं कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप मतलब ए से चले और फिर ए पे आ गए, ठीक है, तब समझते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप मतलब समझ आ रहा है? क्लोज लूप का मतलब है जहां से चल रहे हो वहीं पे वापस आना। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। समझ आया क्या बोल रहा हूं? ए से बी फिर बी से ए आ रहे हो, तो ए से बी से ए आ रहे हो, तो जब ए से बी जा रहे हो तो आपने पथ 1 लिया, बी से ए आ रहे हो तो आपने पथ 2 लिया। ठीक है, क्या इसको अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं, उल्टा, तो यहां पे मैं माइनस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस ए टू बी थ्रू पाथ 2, और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ए टू बी थ्रू पाथ 1। ठीक है, समझते हैं बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ए से बी और ए से बी, चाहे ए से 1 से जाए या 2 से जाए, है तो वो दोनों बराबर ही। देखो यहाँ आपने प्रूव कर रखा है ना, प्रूव कर रखा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? 0। ये दोनों मिलके क्या हो गए? 0 हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं, बताओ, हाउ विल यू डिफाइन, कैसे समझ में आएगा?
तो आपके पास दो तरीका है इसको डिफाइन करने का, इसको परिभाषित करने का दो तरीका। पहला तरीका, यदि इस बल का कार्य उस वस्तु के पथ पे निर्भर नहीं करता तो ऐसे बल को बोलेंगे संरक्षी बल। एक। दूसरा, यदि उस बल का कार्य एक पूरे क्लोज लूप में है ना, एक बंद पूरे जहां से चले वहां अगर आ गए और उसका कार्य अगर जीरो हो गया तो भी आप बोल सकते हो कि वो है एक कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? if work done by a force does not depend on the path followed, or if work done by a force over a closed loop is zero, then it is called कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसी चीज को मैं हिंदी में लिख देता हूं। संरक्षी बल क्या होता है अभी मैं परिभाषित कर देता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्व बल, है ना। जैसे mg का फोर्स, जो mg का फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स कैसा है? वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सब कुछ प्रूव करेंगे क्या ये बात सही हो रहा है। तो 11th के टॉपिक में या फर्स्ट ईयर में केवल इन दोनों फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। 12th में एक और फोर्स मिलेगा आपको, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल है ना। इसके बारे में 11th में नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होगी। चार्जेस, आवेश के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है। आवेश के कारण जो बल लगता है वो 12वीं कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, ओके। तो ये अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको रहने देते हैं। तो इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। स्प्रिंग बल मैंने बता दिया आपको, स्प्रिंग फोर्स का कार्य कैसे निकालते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स का भी वर्क मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ मुख्य बातें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो फिर से बता देता हूँ व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्स जिसका वर्क डन इन अ क्लोज लूप अगर जीरो हो जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। एक। दूसरा, अगर किसी भी फोर्स का वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से लेके जा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे? संरक्षी बल। तो अगर निर्भर करेगा तो क्या बोलेंगे? असंरक्षी बल, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो संरक्षी बल नहीं है वो असंरक्षी बल है। ठीक है ना। तो चलो मैं इतना लिख लो, मैं हिंदी में लिखता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया है संरक्षी बल की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो क्या लिखा है मैंने? एक बल को संरक्षी बल कहा जाता है यदि उसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है तथा प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों को जोड़ने वाले पथ के व्यवहार या स्वभाव पर निर्भर नहीं करता। मतलब किस प्रकार पथ है उस पर निर्भर नहीं करता है। किस प्रकार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया है या फिर सीधा गया है या बिल्कुल सीधा टेढ़ा होके गया है, उससे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। किस रास्ते से लेके गया बिल्कुल निर्भर नहीं करता।
सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो संरक्षी बलों द्वारा व उनके विरुद्ध, अगर आप संरक्षी बल के विरुद्ध भी कार्य करेंगे तब भी उसके बारे में वही बात है, विरुद्ध एक गोलीय पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है ना। तो ओवर अ क्लोज लूप, गोलीय पथ मतलब क्लोज लूप, क्लोज लूप में किया गया कार्य शून्य होगा, जीरो होगा। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, विद्युत बल, है ना, ठीक है। तो ये तीन हैं जो हमारे काम के लिए हैं, बाकी जो भी हैं उनको बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहीं पर ही एक बात और बोल देता हूँ, जहां भी इस पर नेगेटिव वाली बात होगी, जैसे एक बल को यदि उसके द्वारा किया गया कार्य के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है और जोड़ने वाले पथ के व्यवहार या स्वभाव पर निर्भर करता है, अगर करता है, जहां नहीं है उसको हटा दो और जहां है वहां नहीं लगा दो, यदि ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे? असंरक्षी बल बोलेंगे, ठीक है। दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो असंरक्षी बल क्या होता है? यदि निर्भर करे तो वो असंरक्षी है, यदि निर्भर ना करे, किस रास्ते से लेके गए, तो संरक्षी है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अगर वर्क डन इन अ क्लोज लूप जीरो है तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर वर्क डन इन अ क्लोज लूप नॉन जीरो है तो इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन से होंगे अभी उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। चलिए, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में जीरो हो रहा है, इसको चेक करते हैं। तो जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर आप कोई भी घर्षण नहीं लिए, है ना, इसको स्मूथ ले लिए, म्यू जीरो है, बिल्कुल स्मूथ है। तो यदि आप इसको ऊपर फेंकते हैं ऐसे, है ना, ऐसे फेंकते हैं, तो ये ऐसे जा रहा होता है और जाते 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 यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो ज़रा देखते हैं ध्यान से, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है। तो ये mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है ना, इस दिशा में। तो इसके मध्य कोण क्या है? ये तो 90 से बड़ा है ना। तो जब भी 90 से बड़ा होता है तो वर्क डन इसका नेगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। तो जब ये अपवर्ड जर्नी कर रहा है, अपवर्ड जर्नी मतलब ऊपर जाने के टाइम, तब इसकी कार्य क्या हो रही है? नेगेटिव। जब वो लौट कर नीचे आता है, नीचे जब आता है नीचे, तो देखिए ध्यान से, तब इसमें mg ऐसे लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तब इसके मध्य कोण जो है वो 90 से छोटा है ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा हो गया। डाउनवर्ड जर्नी के लिए देखते हैं, तो डाउनवर्ड जर्नी मतलब नीचे आने के टाइम कार्य जो है वो धनात्मक होगा, क्योंकि थीटा जो है वो 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा है तो वो ऐसा लौट कर आ जाता है और कार्य इसकी पॉजिटिव हो जाती है, सही है। तो जितना नेगेटिव कार्य ऊपर था उतना ही पॉजिटिव कार्य नीचे हो जाएगा। तो टोटल अगर आप करें, टोटल क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ मतलब समझ रहे हो, जहां से चला वहीं आ गया वापस, तो टोटल कितना आ जाएगा? जीरो। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये चेक हो गया। तो पहला एग्जांपल तो सेट हो गया, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यदि इस वस्तु का बल देखें इधर mg, तो आप अगर इधर से घुमाकर ऐसे करके, ऐसे घुमाकर, कैसे भी करके आप इधर लेके चल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे टाइम इसका जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही निर्भर करता है, दैट इज h, है ना। इसका कार्य मैंने आपको बताया था क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और केवल फोर्स पे ही आप ध्यान देते हैं। तो जब इसको विस्थापन पे ध्यान देते हैं तो किस रास्ते से कैसे गया था उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो विस्थापन है केवल उसको देखते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इसीलिए इसका वर्क डन
वर्क डन माइनस mg h आ जाता है, और h केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 स्प्रिंग फोर्स देखते हैं। तो अगर ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स ये अपने प्राकृतिक लंबाई से जब संपीड़ित होता है, ठीक है, तो आपने इधर पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो पूरे टाइम ये जो स्प्रिंग है वो संपीड़ित है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो जब आप दबा रहे थे उस समय वर्क डन क्या था, नेगेटिव। अब जब आप दबा कर इसको ऐसे दबा करके यहाँ से छोड़ दो, तो छोड़ोगे तो अब स्प्रिंग फोर्स अब भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट s भी इधर और स्प्रिंग फोर्स भी इधर, तो दोनों में कार्य क्या आ गया, पॉजिटिव। जब ये लौट के आ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, जब वो दब रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, तो वर्क डन क्या हुआ, ओवरऑल वर्क डन 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना नेगेटिव किए थे उतना ही पॉजिटिव कर रहे हो, तो इन अ क्लोज लूप वर्क डन इज 0। आया समझ? तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ स्प्रिंग फोर्स भी डिपेंड कर रहा है किस पर, वर्क डन इन अ क्लोज लूप 0 हो रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा है विद्युत बल, तो हमें नहीं पढ़ना, उसको रहने दो, तो ये दोनों बिल्कुल प्रूव हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ तीसरा में स्प्रिंग और फोर्स सब ना लेकर फ्रिक्शन देखता हूँ, क्या फ्रिक्शन है संरक्षी बल, इसको समझते हैं। तो देखिए अगर इसी की बात करें, इसकी बात करें ऐसे, ठीक है, तो जब ये ऊपर जा रहा होता है ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव वर्क हुआ। जब वो लौट कर आएगा ऐसे, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, उस समय भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो इसमें भी वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो इसमें भी वर्क डन नेगेटिव, इसमें भी वर्क डन नेगेटिव। तो जब वो लौट कर आ भी जाए वहां पर तब भी कार्य 0 नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पूरे टाइम नेगेटिव हो रहा है, तो आप जोड़ोगे तो वो 0 बन ही नहीं रहा, है ना। अब आप बोलोगे स्टैटिक की बात कर रहे थे, तो स्टैटिक में तो 0 इसलिए हो रहा था क्योंकि पूरे निकाय की बात कर रहे थे ना, निकाय पूरे सिस्टम की बात कर रहे थे। इसकी अगर बात करो, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो घर्षण बल जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल होगा, क्योंकि वो पथ पर निर्भर बिल्कुल कर रहा है कि किस रास्ते से लेके जा रहे हो। इधर अगर ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो ज़्यादा वर्क होगा, और अगर सीधा सीधा लेके जा रहे हो तो कम फ्रिक्शन होगा तो कम वर्क होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा तो वर्क डन भी कम होगा, है ना। तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस पे भी निर्भर करेगा कि किस रास्ते से लेके जा रहे हैं। इसीलिए फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल एक नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं और भी इस तरह से बता सकता हूँ, एक और तरीका बताऊंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो घर्षण क्या है, घर्षण एक असंरक्षी बल है। तो संरक्षी और असंरक्षी के बारे में आप समझ गए। यदि किसी भी बल का कार्य उसके पथ पे निर्भर करेगा, या किसी भी बल का कार्य एक क्लोज लूप पर, क्लोज लूप मतलब बंधा हुआ जो पथ है जहाँ से चले, गोलीय पथ बोलते हैं, जहाँ से चले वहीं आ गए, तब अगर कार्य 0 हो गया तो उसको संरक्षी बल बोलेंगे। इसमें कार्य 0 नहीं हो रहा, अगर ये इधर जा रहा है तब भी नेगेटिव, लौट के आ रहा है तब भी वर्क डन नेगेटिव, टोटल जोड़ोगे तो 0 नहीं होगा। तो ऐसे बल का कार्य जो पथ पे निर्भर करता है उसको बोलते हैं असंरक्षी बल, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये हो गए 2-3। और हवा का जो घर्षण, हवा के कारण जो घर्षण मिलता है उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स भी
एयर का फ्रिक्शन पीछे लगता है, ये भी एक असंरक्षी बल है। असंरक्षी मतलब नॉन कंजर्वेटिव, है ना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो विस्कस फोर्स, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? तो जैसे अगर हवा की बात करें, हवा के कारण जो मिल रहा है, या पानी या कोई ऐसी द्रव की बात कर रहे हैं, ऐसे लिक्विड की बात कर रहे हैं जिससे फ्रिक्शन फोर्स मिले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पानी बिल्कुल अच्छे से फ्लो करता है, लेकिन अगर एक शहद की बात करो, शहद या फेविकॉल की बात करो, तो वो गाढ़ा होता है, तो उसके अंदर में फ्रिक्शन होता है। तो यदि आप किसी वस्तु को उस द्रव में चलाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड में मूव कराएंगे, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स फील होगा। उस फ्रिक्शन को बोलेंगे विस्कस फोर्स। वो भी एक असंरक्षी बल है, ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, इसी डिस्कशन को। अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, संरक्षी बल हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं, या मैं उसी बात को दूसरे ढंग से समझाता हूँ आपको। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स एक ईमानदार फोर्स है। कैसी ईमानदारी? ऐसी ईमानदारी है कि जब भी किसी सिस्टम से, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक, जब ये ऊपर जा रहा था ना, ऊपर, उस समय mg फोर्स इस सिस्टम से एनर्जी इसकी खींचता है। आपने इसके v वेग से फेंका होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी देकर आप फेंक रहे हो, तो ये जो फोर्स है वो इसके काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, नेगेटिव है। mg द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण इस सिस्टम से उसकी ऊर्जा बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब है सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। तो इसका वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, वो कम होने लग जाती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी निकाल कर वो एक जगह स्टोर करता है। वो जगह क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये ईमानदारी इस बारे में रखा है कि जब आप ऊपर इसको भेज रहे हो तो पूरे टाइम वो एनर्जी निकाल लेता है उससे, और जब वो लौट कर नीचे आता है, ये वस्तु जब वो लौट कर नीचे आता है, नीचे, उस समय उसको वो सारा जो उसने निकाला था वो वापस कर देता है। ये लो भाई, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, तुम्हें मुबारक। समझ में आया? तो ये एक ईमानदार फोर्स है, ठीक। फिर से समझो इस बात को, ऐसे समझ लो, अगर आप v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो पूरे टाइम इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। इसका मतलब पूरे टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है। होते 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 क्या होता है, एक समय में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। जब वो लौट कर नीचे आता है ना, लौट कर जब नीचे आता है ऐसे, तब उसको वापस सारा काइनेटिक एनर्जी दे देता है जितना उसका अपना था। सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी कंप्लीट मिल जाती है इसमें, ठीक। तो ये ईमानदार फोर्स है कि जब भी वो सिस्टम से एनर्जी निकालेगा, तो जब वो लौट कर आएगा तो उसको वापस कर देगा। ये लो, तो वापस आ गए, तुम्हारी ये काइनेटिक एनर्जी वापस तुम्हें मिल गई। लेकिन ऐसी ईमानदारी फ्रिक्शन के साथ नहीं है। समझो बात को, कि जब किसी वस्तु को आप v वेग से ऐसे फेंके और इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, इधर फ्रिक्शन, तो पूरे टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी ये भी निकालेगा क्योंकि इसका वर्क डन नेगेटिव है। तो यहाँ आकर 0 हो जाएगा, इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये ईमानदार नहीं है, ये ऐसी ईमानदारी फ्रिक्शन के पास नहीं है, या संरक्षी बल में है ही नहीं ऐसी ईमानदारी। तो क्या होगा, यहाँ पर जब इसने काइनेटिक एनर्जी इसकी निकाल ली सारी की सारी, तो अपने पास ही रख लिया,
उसको लौटाया ही नहीं, तो नहीं लौटाया जिसके कारण ये पीछे लौटकर अपने आप नहीं आ पाता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये एक असंरक्षिबल है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन अ क्लोज लूप इज नॉट जीरो, ठीक है, इन क्लोज्ड लूप इज नॉट जीरो। समझ आया? तो अगर ये वापस आएगा तो फिर से आप उसको खींचेंगे तभी आएगा, अदरवाइज अपने आप नहीं आने वाला। और अगर आप इसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन की बात करें, इंक्लाइन प्लेन की भाषा में बात करें, तो जब ये ऊपर जा रहा था तब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा था, ठीक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ये खींच रहा था, खींचते 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 यहाँ पे इसने रोक दिया। अब जब वो लौट कर वापस आएगा, क्योंकि ये mg फोर्स का भी एक फोर्स लग रहा है जो उसको खींच रहा होगा, तो ऐसे समय में फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तब भी उसको उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा वो जितना वो इसने खींच लिया था। केवल फ्रिक्शन की बात अगर करो तो पूरे टाइम ये एनर्जी निकाल ही रहा है, दे कभी नहीं रहा। तो कभी भी असंरक्षी बल का कार्य नेगेटिव होने के कारण उससे एनर्जी बाहर आएगी, और बाहर आने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, और कम होगी उसको वापस कभी भी नहीं मिलेगी, वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, इसीलिए वो बिल्कुल घसीटता हो जाता है, आवाज़ भी सुनाई देता है आपको, या आप छुओगे कभी तो वो गर्म भी हो जाता है, तो उसी में सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी उसी में चली जाती है। लेकिन अगर ग्रेविटी की बात करो तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो खींच कर रख रहा है अपने पास, जब वो लौट कर वापस आ रहा है तो उसको दे रहा है, ठीक है। तो समझो इस बात को कि ये जब निकालता है ना, अब मैं संरक्षी बल के बारे में बात कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जब भी ये फोर्स इस निकाय से ऊर्जा बाहर निकालता है, जब भी ये फोर्स इस सिस्टम से काइनेटिक एनर्जी बाहर निकालता है, तो वो टेम्परेली एक जगह स्टोर करके रख देता है ना, मतलब टेम्परेरी पर्पस के लिए एक जगह में वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब वो लौट कर वापस आएगा तो उसको वो निकाल के दे देगा। तो ये कुछ इस तरह से है जैसे किसी दुकान के गोडाउन की तरह है, दुकान के गोडाउन की तरह। गोडाउन में क्या होता है? गोडाउन में सारे फ्रिज, टीवी, एसी सब बिल्कुल उसका जो भी स्टॉक है वो रहता है वहाँ पे। लेकिन शोरूम जाओगे, दुकान जाओगे तो उसमें एक या दो टीवी होगा, टीवी चलो अलग अलग तरह के ब्रांड के हो गए, फ्रिज फिर भी एक दो तीन ही होंगे, पर आप सोचो कितने कस्टमर लेके जाते होंगे पर डे, तो सारे के सारे तो वहाँ वो रख नहीं सकता, तो वो क्या करता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है गोडाउन से निकाल के ले आता है। उसी तरह से एक गोडाउन है जहाँ इस सिस्टम से जो एनर्जी बाहर निकालता है उसे वो स्टोर करके रखता है, उस गोडाउन का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यहीं से आया। इसका मतलब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जिसके बारे में इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक खास फोर्स है। वो इसीलिए क्योंकि इसी फोर्स का वर्क डन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इसका जो वर्क डन है ना, इस सिस्टम से आप इसने निकाला, तो इसने जो कार्य किया वो नेगेटिव किया, तो जब वो नेगेटिव कार्य कर रहा है तभी तो जमा होता जाएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, इसको मैं यू से लिखता हूँ, ठीक है, यू से। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ लिंक कर सके, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव वर्क डन था, तो फिर तो जो गोडाउन में उसने जमा किया था वो निकाल रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो यदि इसका कार्य पॉजिटिव, तो गोडाउन का माल खत्म होगा,
और गो डाउन का नाम क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव, तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब उससे ऊर्जा निकाल रहा है, तो निकाल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम का वर्क डन, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन पे डिपेंड करता है। तो यदि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आ रहा है, बदलाव वो नेगेटिव है। और यदि इसका कार्य नेगेटिव है तो फिर इसमें बदलाव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से परिभाषा होगा, ठीक है। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उनका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसको आप याद कर लो। कैसे समझोगे, कैसे आया, पहले समझ में आया आपको? कितना डिस्कशन किया हमने तब जाके इसका निष्कर्ष निकला कि कंजर्वेटिव फोर्स इस सिस्टम से एनर्जी निकालता है, और जब वो निकालता है तो एक जगह स्टोर करता है जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो निकाल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये अगर नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वर्क डन इसका पॉजिटिव तो अपने आप ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब कम होने लगेगा। कम, चेंज नेगेटिव है ना, इसका मतलब फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे u इनिशियल माइनस u फाइनल, क्योंकि आपने माइनस डेल्टा u लिखा है ना, तो डेल्टा u मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, एक माइनस और लगा दो तो इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये बढ़ा, इसका मतलब ये फाइनल वर्क की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अगर ये नेगेटिव, इसका मतलब ये बढ़ा, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स को रिलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। इसीलिए इतनी डिस्कशन हो रही है कंजर्वेटिव फोर्स इतना स्पेशल फोर्स क्यों है, क्योंकि उसका वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, स्थितिज ऊर्जा डिफाइन करते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा कि किसी वस्तु की स्थिति क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इस पर डिपेंड करेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसा है, पोजीशन, है ना। तो पोजीशन के कारण अगर किसी की एनर्जी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और कन्फिगरेशन मतलब क्या है अभी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। किसी भी वस्तु का पोजीशन, उसकी स्थिति एवं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हिंदी में मैं लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक। तो ये तो पहले परिभाषा कर दिया मैंने, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी निकाय का, सिस्टम का, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं आपको तो उदाहरण से समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप स्प्रिंग को संपीड़ित करेंगे, है ना, इसको आप कंप्रेस कर दिए, स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिए, तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई, है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो इसके अंदर आपने जब वो उसको दबाया ना, तो आपने खुद ने फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसने भी कार्य किया, उस कार्य की ऊर्जा इस सिस्टम में स्टोर हो जाती है ना, उस कार्य की ऊर्जा स्टोर हो जाती है, जिसको बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
यदि एक रस्सी है, समझिए इसको, है ना, इस रस्सी को आपने एक तीर धनुष में बांध कर रखा है ऐसे, ठीक, बहुत टाइट है। अब इसको आप अगर खींच दिए ऐसे, है ना, इस रस्सी को खींच दिए, तो खींचने के लिए आपको इसमें कार्य करना पड़ा, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक। अब अगर इसमें अगर एक धनुष में तीर लगा दो, तो इसमें क्योंकि आपने ऊर्जा इसमें बहुत भर रखा है, तो जब इसको छोड़ोगे तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इस रस्सी को खींचने में आपको वर्क करना पड़ा, इस रस्सी को खींचने में आपको वर्क करना पड़ा, तो ये वाला जो वर्क है, ये जो वर्क है वो इसमें स्टोर हो जाता है ना। रस्सी को खींचने में जो वर्क करना पड़ा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अगर उसको देखना है तो यहाँ पर एक धनुष रख दो, बहुत तेज़ी से वो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके कन्फिग्रेशन में आपने चेंज किया, इसीलिए इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसके कन्फिग्रेशन में आपने चेंज किया, यदि आप इसको स्प्रिंग को खींच दें, इसको खिंचाव कर दें, तो इसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम में क्योंकि इसके शेप में चेंज आ जाता है, कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाता है, तो इसमें वर्क करने की टेंडेंसी आ जाती है, ठीक है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसी प्रकार इस वस्तु को जब आप खींचकर ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, तो इसको मैं बिल्कुल धीरे 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 ऐसे खींच के लेके जा रहा हूँ ऊपर, तो आप यहाँ से लेकर इसमें बल, मैंने जो बल लगाया उसका कार्य है ना, इसका मैंने वर्क किया, मैंने जो फोर्स लगाया वो इस पर वर्क हुआ, तो वो वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यदि अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख दूँ, है ना, तो मैंने क्या किया, नीचे से निकाल के ऊपर तक इस वस्तु को रखा हुआ है ना। अब यदि मुझे देखना है कि इसकी एनर्जी स्टोर हुई है या नहीं, तो केवल मैं थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाऊंगा, और देखो बहुत तेज वो नीचे गिरा, है ना। तो इसकी एनर्जी कहाँ से आई, तो क्योंकि इसके पोजीशन में आपने चेंज किया, तो पोजीशन में चेंज करने से, उसकी स्थिति में चेंज करने से क्या होता है, उसके पोजीशन में, उसके स्थिति में चेंज करने से क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा सा हल्का खिसकाओगे, बहुत तेज नीचे गिरेगी वो, ठीक है। तो ये है बात पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये है इंट्रोडक्शन, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो संरक्षी बल क्यों महत्वपूर्ण है, समझ में आया आपको। संरक्षी बल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, ठीक है। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, तो इसीलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एक होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, पर फ्रिक्शन का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव है, वो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकालता है। तो अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि क्या इतने ही 2 या 3 प्रकार के कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, संरक्षी बल होंगे, या और भी किसी प्रकार के बल हो सकते हैं। तो अब मैं आपको चेक करने सिखाऊंगा कोई भी फोर्स को कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए, ठीक है। अलग अलग प्रकार के संरक्षी बल कैसे होते हैं। चलिए अब कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने का तरीका देखते हैं। जैसे ये 3 तो आपको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल है, स्प्रिंग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये तो बिना किसी प्रूफ के आप बोल दोगे कि ये कंजर्वेटिव है। ऑल्दो मैंने प्रूव करके भी दिखाया आपको कि ग्रेविटेशनल क्यों कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स क्यों कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर ये 3 के अलावा कुछ दिया जाए, मतलब मैथमेटिकली कोई चीज़ दिया जाए, उसको मैथमेटिक्स से कैसे समझेंगे वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 1, ठीक, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, मतलब नियत बल, है ना, नियत बल, कांस्टेंट फोर्स। तो जितने भी कांस्टेंट फोर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। कैसे,
कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था, जैसे कि उदाहरण ले लेता हूँ मैं। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। कि F2i प्लस 3j है, ठीक है। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल है। मान लेते हैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, विस्थापन, वो हो रही है 0,0 से 3,5 यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हो। तो कैसे कर रहे हो इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या आप कार्य निकाल पाएंगे? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, संरक्षी बल का कार्य जो होता है वो पथ पे निर्भर ही नहीं करता, उसी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो अब मैंने प्रारंभिक और अंतिम दे दिया है, इनिशियल और फाइनल दे दिया है। क्या केवल इतनी जानकारी से आप कार्य निकाल लेंगे? चलो करके देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे F डॉट S, तो ये होगा 2i प्लस 3j, ठीक है। इसको आपने डॉट कर दिया किससे? इसकी डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको केवल विस्थापन के लिए केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति ही चाहिए, फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही चाहिए। तो आप लिखोगे 3 माइनस 0 मतलब 3i कैप, 5 माइनस 0 मतलब 5j कैप। तो आपने तो ये बिल्कुल भी नहीं जानने की कोशिश की कि किस रास्ते से लेके जा रहे हो, तो रास्ता कैसा था, कुछ भी नहीं, केवल आप फाइनल और इनिशियल का पोजीशन देख लिए, हो गया काम। तो यस, दिस टाइप ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो 21 जूल आ गया आंसर। इसका मतलब ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो बिना सोचे समझे कांस्टेंट दिखा, कंजर्वेटिव मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आगे सिखाऊंगा मैं आपको। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल कौन है? ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं देखा, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला फॉर्मेट। अब अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है, है ना, फॉर्मेट 2 में वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स मतलब परिवर्तित बल। तो वेरिएबल फोर्स का टाइप, वेरिएबल फोर्स ऑफ टाइप किस टाइप का है वो समझते हैं। देखिए, यदि आप बल लिख रहे हैं तो केवल x वाला ही फलन आ रहा है, ठीक है ना, केवल x का ही फंक्शन है i के साथ, और इधर केवल y का ही फंक्शन है j के साथ। इस तरह का अगर वेरिएबल है, मतलब जो i वाला कंपोनेंट है ना, i वाला घटक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ x का कुछ ही तरीके से लिखा हुआ, y का कोई लेना देना नहीं, और जो j है उसमें केवल y ही है। और इसको k भी ले सकते हो, 3 डायमेंशनल भी ले सकते हो, कि मान लो तीसरा भी है वो z का ही फंक्शन है, ऐसा है कुछ, ठीक है। इसमें भी हो सकता था 3। तो अगर ऐसा वेरिएबल है तो उसको पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा कुछ। तो देखो i में केवल x है, j में केवल y है ना, ऐसा है कुछ। और इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम
फ्रॉम कहाँ से कहाँ, मान लेते हैं 1,2 से 2,3 तक ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो क्या आप कार्य निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो जब आप इसको वर्क निकालेंगे तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, f डॉट ds। अब याद करो मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह का वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे करते हैं, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। तो x स्क्वायर dx प्लस y dy, ठीक। अब लिमिट कहाँ से शुरू करोगे, x1 से x2, तो 1 से लेकर 2 तक, और इसमें 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से लेकर 3 तक। क्या आपको वर्क कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हुआ, कहीं फंसे? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट डाल दिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डाल दिए तो हो गया काम। नहीं, x1 से x2, y1 से y2, कैसे जा रहा है इस पे तो आप चर्चा ही नहीं किए। 2 से 3 कैसे, किस रास्ते से जा रहा है, सीधा जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई चर्चा नहीं हुआ। 1 से 2 कैसे जा रहा है, कोई चर्चा ही नहीं हुआ, और आराम से मेरा कार्य निकल जाएगा, मैं आराम से इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, संरक्षी बल, संरक्षी बल, ठीक है। तो संरक्षी बल कैसा होता है, अगर नियत है, कांस्टेंट है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वेरिएबल है और इस तरह से है कि i में केवल x ही x है, j में केवल y ही y है, कोई x नहीं है, और z होगा तो केवल z ही z होगा, तो ऐसे में भी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन तीसरा फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, पहले कॉपी कीजिए। अब तीसरा फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट 3। देखिए, अगर आपको मैं इस तरह से एक फंक्शन दे दूँ, एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ कि फोर्स जो है वो i में y दिया गया है और x में j में x दिया गया है, ठीक। और इसका आपको वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क डन फ्रॉम 2,3 टू 5,6, ठीक है। तो 2,3 से 5,6 तक कितना कार्य होगा, है ना, कार्य आपको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ। तो अब आप क्या करना शुरू कर रहे थे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आप लिखोगे y dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक। अब जैसे आप इंटीग्रेशन x dy, तो ये तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा, यहाँ y लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो x का फलन होना चाहिए था, तभी तो इंटीग्रेट कर पाते, और यहाँ y है लेकिन यहाँ x लिखा हुआ है, फिर तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। मैंने आपको टाइप 2 फॉर्मेट 2 में क्या बताया था कि अगर वेरिएबल है तो ऐसा होना चाहिए कि i में केवल x का कोई फलन होना चाहिए और j में केवल y का फलन होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, i में y का है और j में x का है, तो ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा अगर मैथमेटिक्स बढ़ाओ, थोड़ा धीरे धीरे ये एक्सपी आएगा आपके पास, ये समझ आएगा, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ एक गणित है, एक मैथ्स है, क्या, देखिए ध्यान से। अगर मैं इंटीग्रेशन को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या लिखा हुआ है, y dx प्लस x dy, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट रूल है ना, इसमें गुणनफल नियम लगेगा, कलन का, कैलकुलस का, है ना।
तो डिफरेंशिएशन का यूवी मेथड है, पूरा प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। किस तरह लिखा हुआ है कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में सर? तो किसी के भी रिस्पेक्ट में समझ सकते हो। तो इसको प्रोडक्ट रूल में अगर लिखोगे, प्रोडक्ट रूल, तो इसका क्या आएगा? देखो ध्यान से, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो इसको कांस्टेंट मान के, तो इसको डिफरेंशिएट किया इसको कांस्टेंट मान के, तो इसका क्या आंसर आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा? y dx, है ना। इसको कांस्टेंट माने, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस किसके रिस्पेक्ट में, यही डाउट आ रहा है आपको, तो मान लेते हैं कोई तीसरा dt मान लेते हैं, तो dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने, अब इसको कांस्टेंट मानना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x को कांस्टेंट मान के y के साथ डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? तो t के रिस्पेक्ट में। तो मैं dt कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको अगर काट दिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब dxy इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? dxy, क्या लिख सकते हैं? dxy, ठीक। अब बताओ, इंटीग्रेशन है और यहाँ पे डिफरेंशियल है, तो आपको याद आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है? t, याद आ रहा है? तो इसके जगह क्या लिख सकते हो आंसर? xy। तो इसका आंसर हो गया xy। अब इसकी लिमिट कैसे शुरू करोगे? 2, 3 से 5, 6 जाना है ना। तो 2, 3 से 5, 6 तक जाना है, ठीक है। तो बस अब ये इंटीग्रेट हो गया, तो क्योंकि इंटीग्रेट हो गया इसीलिए ये भी क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ देखिए, 5, 6 जा 30 माइनस 2, 3 जा 6, तो 30 माइनस 24 जूल। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इस तरह का डिफरेंशिएशन हम समझेंगे कैसे? ये तो आपने बता दिया, पर इसको हमें तो नहीं दिख रहा है ये, तो थोड़ा ये एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन आपके पास मैं एक डिफरेंट मेथड भी छोड़ जाऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड, जिससे आप समझ जाओगे कि ये किस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट है? परफेक्टली इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, या परफेक्टली डिफरेंशियल भी लिखा रहता है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, ऐसे पहचान सकते हो कि यदि इसमें दोनों ही है, x भी डाल दो y भी डाल दो, x भी डाल दो y भी डाल दो, ठीक है, ऐसा डाल दो, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx y dy, मतलब दोनों है इसमें, है ना, इसको आप y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर वो बराबर आ जाता है किसके? dy के रिस्पेक्ट में, मतलब x को कांस्टेंट मानकर, तब ये क्या होगा? परफेक्टली इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। तो देख लो इसको ध्यान से, इसको y को कांस्टेंट मानो और इंटीग्रेट करो, तो dx का क्या आ जाएगा? x, तो y इंटू एक्स हो गया। अब इसमें x को कांस्टेंट मानो और इंटीग्रेट करो dy, तो y हो गया, तो xy दोनों में आ गया, तो हो गया, आपको कुछ चेक ही नहीं करना था। तो ये कब लगाओगे इंटीग्रल फॉर्म का? फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ऐसा है कि f के अंदर ये जो फोर्स है उसके अंदर दोनों होना चाहिए, xy का फंक्शन होना चाहिए, xy दोनों का फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन बनेगा, जो भी फंक्शन बनेगा, इसको स्मॉल f लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो भी फलन बनेगा उस फलन का आपको इंटीग्रेशन करना है, जो भी फलन बनेगा उसको आपको इंटीग्रेट करना है
एक बार y को कांस्टेंट मान के, एक बार x को कांस्टेंट मान के, अगर दोनों से नंबर सेम आ गया तब आप क्या बोलोगे, ये परफेक्टली इंटीग्रल है। तो मैं ये जो कह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेथड टू क्या करना था मुझे, इंटीग्रेट करना था, किसको कांस्टेंट मान के, y को कांस्टेंट मानना है, y को कांस्टेंट मानना है, जिसको बाहर ले लिया, इसका आंसर क्या आ गया, y इंटू एक्स। अब x को कांस्टेंट मानना है तो उसको बाहर ले लिया, तो dy में x को कांस्टेंट मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स वाई। क्या इन दोनों में नंबर सेम आ रहा है, यस सेम आ रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, परफेक्टली इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा इसका आंसर हो गया एक्स वाई। तो देखो इसका आंसर एक्स वाई आया था, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और करवाता हूं, इसी पर एग्जाम्पल और करवाता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर फोर्स इस तरह से है 3x² y² i कैप प्लस 2x³ y j कैप, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ एक्स वाई दोनों है, यहाँ भी एक्स वाई दोनों है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहो तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे आप वर्क इसमें पूछ देता हूँ, फ्रॉम 1, 2 to 4, 6, यहाँ से यहाँ तक आपको कैलकुलेट वर्क, ठीक है ना, कैलकुलेट वर्क, ये सवाल है। इस बल द्वारा किया गया कार्य बताइए यहाँ से यहाँ तक। तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट केवल बोल रहे हो और रास्ता बोल ही नहीं रहे, किस रास्ते में जा रहा है। तो तभी हो सकता है ना जब ये फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए मैंने क्या बताया, या तो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल हो, तो वेरिएबल में आई में क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक्स, जे में क्या होना चाहिए, केवल केवल वाई। पर इसमें तो दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है, तब तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ मेथड 1 से, है ना। क्या पहले इसको सोचते हैं कोई डिफरेंशिएशन फॉर्म में बन रहा है क्या, ये वाला फॉर्म। तो देखते हैं, वर्क डन इज इंटीग्रेशन, कॉमन ले लिया, दोनों में इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया है, तो x² y² dx, ठीक है, प्लस 2x³ y dy, ठीक है ना। मैंने इस पे कॉमन ले लिया है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, पूरे में इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये परफेक्टली इंटीग्रल फॉर्म बन रहा है, परफेक्टली इंटीग्रल फॉर्म। तो परफेक्टली इंटीग्रल फॉर्म बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कोई प्रोडक्ट रूल जैसा बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये x³ का डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे y² का डिफरेंशिएशन है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसकी डिफरेंशिएशन है, ये है x³ और y² को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो। तो ये आना चाहिए पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लो। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3x² y² प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहले को कांस्टेंट मानो, तो पहले को कांस्टेंट माना, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2y x³। क्या यही लिखा हुआ है, 2y x³, यस बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx³ y², ठीक। लेकिन ये सब देखना बड़ा मुश्किल का काम है ना, तो बस इसको इंटीग्रेट आप करके लिमिट रख देना 1, 2 से 4, 6, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ y²। क्यों होगा, क्योंकि d जो है वो खत्म हो जाता है इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे क्या हुआ 1, 2 और ये क्या हुआ 4, 6, इसकी वैल्यू रख दोगे, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तब हो पाएगा जब आपको दिखेगा कि किसका डिफरेंशिएशन हुआ पड़ा है, पर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है।
मैंने आपको मेथड 2 क्या बता रखा है, उसको लगा लो। मेथड 2 क्या बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स जो है उसको वाई को कांस्टेंट मानना है, तो वाई को कांस्टेंट मान लो। वाई को कांस्टेंट मान लिया, बाहर कर दिया मैंने, और अंदर क्या रह गया, 3 भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो 3y स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इसका तो ये आंसर आ गया। अब दूसरे का देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कीपिंग x कांस्टेंट, तो इसमें x कांस्टेंट रख के इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो। क्या कांस्टेंट मान लेना है, x को, तो 2x क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, y dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x क्यूब वाई स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 हो गए कैंसिल। तो देखो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दोनों का सेम आ रहा है, सेम, इसीलिए यस दे आर परफेक्टली इंटीग्रल, परफेक्टली इंटीग्रल। इसका मतलब ये कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या लिखोगे, जो इसका इंटीग्रेशन का आंसर है, यही आपका हो गया आंसर। तो सीधा क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया है, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, इसकी लिमिट रख दो कहाँ से, 1,2 से 4,6 तक। ठीक है ना, तो देखो कितना आसान हो जाता है। एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे को इंटीग्रेट कर देना है। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 4, 4 का क्यूब, माइनस y की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब। ये हो गया आंसर। तो 36 इंटू 64 माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, इतना जूल आ जाएगा। तो ये हैं 3 फॉर्मेट। अब अगर इसके अलावा कोई और फोर्स हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि इसको आप कांस्टेंट मानकर इंटीग्रेट किए, दोनों में अलग अलग आंसर आ गया, तब कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अब यदि बल इस प्रकार के दिए गए हैं, जैसे इस टाइप का मैं फोर्स ले रहा हूँ, है ना, टाइप 4 नहीं है वैसे ये अगर फोर्स का कैटेगरी बता रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स का टाइप नहीं है, मैं मतलब जो टाइप ऑफ फोर्सेस है उस पर बता रहा हूँ। अगर फोर्स इस प्रकार दिया जाए जैसे 2y i कैप, ठीक है, अब इसके द्वारा कार्य निकालना है, इसके कारण जो वर्क डन है वो निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन के लिए आप, क्योंकि ये आई कंपोनेंट ही है केवल, तो आप क्या लिखते हैं 2y dx, इसको इंटीग्रेट करते, ये वर्क होता, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो आप इंटीग्रेट करेंगे, पर ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पर dx है, तो इंटीग्रेट थोड़ी होगा, यहाँ x होना चाहिए था। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि y x पर कैसा डिपेंडेंट है ना। तो आपको पाथ की इक्वेशन चाहिए होगी, किस रास्ते में वो चल रहा है, कैसा वो रास्ता है, वो पथ कैसा है, उसकी समीकरण आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तब इसका आंसर कुछ और आएगा। ये क्या है, पाथ की इक्वेशन, पाथ इक्वेशन। ठीक, तो जब तक आपको इक्वेशन और पाथ गिवन नहीं होगा तब तक आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये
पथ पे निर्भर करेगा, पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, पथ पर निर्भर करता है। इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, असंरक्षी बल। तो ये असंरक्षी बल है, मतलब इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है, फोर्सेस नहीं, ठीक है। तो असंरक्षी क्यों है, क्योंकि ये पथ के समीकरण पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए y बराबर 2x होता तो ये सीधी रेखा होता, इस पर पथ कुछ और आएगा। y बराबर x स्क्वायर है, मतलब ये कैसा है, परवलय है ना, इस प्रकार पथ है। तो इस पथ से अगर इस बल को आप लगा के जाओगे कुछ और कार्य आएगा, इस पे लेके जाओगे तो कुछ और कार्य आएगा, इस प्रकार जाओगे तो कुछ और कार्य आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बल, इस प्रकार के फोर्सेस कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है। ये बताओ, याद है मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको जिसमें फोर्स कैसा था, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 2xy ऐसा कुछ था, 2xy जे कैप, कुछ ऐसा ही था ना। तो ये बताओ क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, इसको कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट अगर करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, y dy यानी कि y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कांस्टेंट मानोगे y को और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। तो दोनों बराबर नहीं आए, परफेक्टली इंटीग्रल नहीं हुआ, इसलिए कैसा हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहे तो एक्स स्क्वायर वाई के लिए आपको पथ चाहिए ही होगा, मतलब y और x के बीच में एक रिलेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिया था कि अगर आप इधर से जाएं फिर ऐसे जाएं तब आप पहुंच रहे हैं a, पर, ठीक है, a पर पहुंच रहे हैं। तो 1 और 2 से जो कार्य हुआ उसका कार्य, और सीधा अगर आप ऐसे पहुंच गए 3 पर, तो इस पर इन दोनों का जोड़ने पे जो कार्य आता है वो इसके बराबर नहीं आता है ना। तो किस प्रकार की पथ आपने इस्तेमाल किया है, कैसा आपने पाथ फॉलो किया है ना, किस प्रकार का पाथ फॉलो किया है उस पे निर्भर कर रहा है इसका कार्य, इसका वर्क। इसीलिए ऐसे फोर्सेस का वर्क जो पाथ पे डिपेंड करे उस फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये भी कैसा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो अगर मैं जबरदस्ती पूछूं कि इसका वर्क डन कैलकुलेट करो, नॉन कंजर्वेटिव मतलब असंरक्षी बल, तो अगर आपका असंरक्षी बल, तो यदि आपको इसका कार्य ज्ञात करना है तो कार्य ज्ञात करने के लिए आपको पथ की समीकरण पता होनी चाहिए, किस रास्ते से कैसे लेके जा रहे हो वो पता होना चाहिए, है ना। मतलब y और x के बीच में संबंध दिया रहेगा तभी कर पाओगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, ठीक है ना। चलिए, तो ये था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की कहानी, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स क्यों स्पेशल है ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि वो एक ईमानदार फोर्स है। ईमानदारी किस चीज़ पर है कि यदि वो किसी, मतलब अगर एक साइड अगर लेके जा रहे हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, उसमें अगर वो ऊर्जा निकालता है तो जब वो लौट कर आएगा तो वो सारी ऊर्जा दे देगा। जैसे mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब आप ऊपर फेंकते हैं तो पूरे टाइम mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव, तो वो एनर्जी उससे निकालता जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो किसी एक में स्टोर करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही इस तरह से किया जाता है कि उसके वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। तो इसके बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ये था असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पहचान करने आप सीख गए, संरक्षी और असंरक्षी बल का पहचान करने आप सीख गए। कैसे करते हैं पहचान, इस 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में कोई एक होगा तो आप तुरंत से बोल देंगे कि हाँ ये एक संरक्षी बल है। पहला कांस्टेंट फोर्स, नियत बल,
सारे के सारे कांस्टेंट फोर्स क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। उसके बाद वेरिएबल फोर्स, लेकिन वेरिएबल फोर्स का टाइप कैसा होना चाहिए कि आई यानी कि एक्स कंपोनेंट पे एक्स का ही फलन हो, वाई वाला वाई पे ही फलन हो, वाई का ही फंक्शन हो, है ना, एक्स एक्स का फंक्शन, वाई वाई का फंक्शन, तो फिर आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। वो केवल इनिशियल और फाइनल पाथ पे ही डिपेंड करेगा। तीसरा, अगर एक्स और वाई दोनों है आई में, एक्स और वाई दोनों है जे में, तो एक्स को कांस्टेंट मानकर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, वाई को कांस्टेंट मानकर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो वो भी कैसा होगा, एक, क्योंकि वो परफेक्टली डिफरेंशियल फंक्शन है या इंटीग्रल फंक्शन है, तो इंटीग्रल फंक्शन है इसीलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर कुछ ऐसा फोर्स आए जो इसको कांस्टेंट मानकर इसका इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, इसको कांस्टेंट मान के इसके इंटीग्रेट करोगे तो कुछ और आ रहा है, तो वो उसका कार्य कैसे निकालेंगे, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो कार्य कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो एक समीकरण दिया रहेगा पथ की, है ना, इक्वेशन ऑफ पाथ दिया रहेगा, तो वो पाथ जो है वो एक्चुअली उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो बस आप जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है वहां उसको रिप्लेसमेंट कर दो। तो यहाँ क्या डाल दोगे, x की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, तो इसका कार्य आप निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ नहीं x² है ना, तो x² होगा, तो 2x² ds। ठीक है, फिर लिमिट अगर वो दे देंगे कहाँ से कहाँ शुरू करना है तो अपनी वैल्यू डाल देना x1 से x2, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वैल्यू बता देंगे कि किस रास्ते से लेके जा रहे हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x², सपोज y इक्वल्स टू x² ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे y की जगह x² रख दिया। ठीक है, और यहाँ x के कारण परेशानी हो रही है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y, तो y की पावर 1/2 इंटू एक और y इंटू dy। ठीक है, इसको आप कर लोगे इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं उस फोर्सेस में y और x के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह से ये सब होता है। तो ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, किस रास्ते से लेके जा रहे हो उस पर निर्भर करेगा। और मुख्यतः संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, mg दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग का बल, स्प्रिंग फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम 12वीं में पढ़ेंगे, तो इस 11th में इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं सर, स्प्रिंग और mg जो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो ऊर्जा निकालता है पर वो देता नहीं है, तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस ड्रैग हवा के कारण या किसी माध्यम के कारण, लिक्विड के कारण जो भी ड्रैग फोर्स लगेगा वो भी क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी बातें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।